बिहार में 80-90 के दशक में आनंद मोहन, पप्पू यादव, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे जैसे लोगों का सक्रिय राजनीति में उदय हुआ। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ गैंगवार में मारे गए तो कई जेल पहुंच गए, कुछ ने बिहार को अलविदा कह दिया। अब यही बाहुबली नए अवतार में हैं। कई बाहुबली लोकसभा चुनाव खुद लड़ना चाहते थे या फिर अपनी पत्नी और भाई को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के कारण पार्टी की मजबूरी के चलते इन्हें जगह नहीं मिली। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। इस वीडियो में हम उन बाहुबलियों की बात करेंगे जिनकी दाल इस चुनावी समर में नहीं गली। उन बाहुबलियों की बात करेंगे जिन्हें किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सबसे पहला नाम है चंदन सिंह का। सूरजभान सिंह का भाई चंदन सिंह, जो नवादा के मौजूदा सांसद भी हैं, इस बार उनकी छुट्टी हो गई। बताया जा रहा था कि सूरजभान सिंह अपने भाई नवादा सांसद चंदन सिंह को बीजेपी के टिकट पर नवादा से ही चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी की ओर से जारी लिस्ट में नवादा से विवेक ठाकुर को मैदान में उतार दिया गया। अब देखना होगा कि एनडीए के साथ रहने का दावा करने वाले सूरजभान सिंह का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। चंदन कुमार बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के सबसे छोटे भाई हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटे चंदन की गिनती बिहार के बड़े कॉन्ट्रैक्टरों में होती है और उनका काफी बड़ा व्यवसाय है। लेकिन बात अगर बाहुबल की करी जाए तो उनका अपराध जगत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। चंदन झारखंड के एक मशहूर बिल्डर के दामाद हैं और उनका व्यवसाय कई राज्यों में फैला है। मोकामा से आने वाले सूरजभान सिंह इस बार के लोकसभा चुनाव से आउट हो गए हैं। सूरजभान सिंह इस समय पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रालोसपा एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए में इस बार उसे एक भी सीट नहीं मिली है। पिछले चुनाव में सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को नवादा से टिकट मिला था, वो सांसद बने थे। उससे पहले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद थी। सूरजभान खुद विधायक से लेकर सांसद तक रह चुके हैं। फिलहाल उन्हें बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी ठहराया जा चुका है, इसीलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब इस चुनाव में सूरजभान को कोई भी परिवार चुनावी मैदान में नहीं है। इसके बाद भी सूरजभान खामोश हैं, जबकि पहले कई ऐसे मौकों पर सूरजभान सिंह निर्दलीय मैदान में दिख चुके हैं। दूसरा नाम है छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का। बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह भी इस बार के लोकसभा चुनाव से दूर हैं। कुछ दिनों पहले अनंत सिंह ने जब नीतीश कुमार के साथ साथ पाला बदला और राजद छोड़ जेडीयू के साथ आ गए तो ऐसी चर्चा उठी कि अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी को, जो अभी मोकामा से विधायक हैं, मुंगेर लोकसभा सीट से उतार सकते हैं। लेकिन जब टिकटों की घोषणा हुई तो बाजी उनके प्रतिद्वंदी ललन सिंह मार गए और नीलम देवी को टिकट नहीं मिला। अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें एक मामले में सजा हो चुकी है। पिछले चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ नीलम देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। दोनों के बीच बड़ी अदावत देखने को मिली थी। हालांकि नीलम देवी हार गई थी। इस बार कहा जा रहा था कि अनंत सिंह पहले ही ललन सिंह को पटकनी दे देंगे और मुंगेर से एनडीए के उम्मीदवार नीलम देवी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिकट नहीं मिलने के बाद और ललन सिंह के बाजी जीतने के बाद भी अनंत सिंह खामोश हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के साथ घूम रही हैं और ललन सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। तीसरा नाम है रामा सिंह का। वही रामा सिंह जिन्होंने लालू से राबड़ी आवास पर जाकर मुलाकात की थी। उनके पहुंचते ही यह चर्चा तेज हो गई कि रामा सिंह या उनकी पत्नी वैशाली या शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं। रामा सिंह की बात करें तो उनका नाम गैंगस्टर से राजनेता बने चुनिंदा लोगों में शुमार है। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अपहरण, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरजेडी से पहले वह दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में थे। लोजपा से वे 2014 में वैशाली से सांसद भी बने थे। उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। वह वैशाली जिले की महनार सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। चौथा नाम है सुनील पांडे का। 90 के दशक में जातियों में बटे बिहार में जाति के हिसाब से सेनाएं भी बनी और उनके पास हथियारों का जखीरा भी पहुंचा। इन्हीं में शामिल होती थी रणवीर सेना, जो भूमिहारों के हक में जंग के लिए निकले थे। नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे इस सेना का कमांडर बना। जाति के हक के लिए बनी सेना समय के साथ हथियार का दम दिखाने लगी और फिर बिहार ने वो दौर भी देखा जब बिहार के लोगों की किस्मत बैलेट से नहीं बंदूक से लिखी जाती थी। सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि रसूख रखने वालों के लिए भी यह सेना प्रोटेक्शन चार्ज वसूला करती थी। रणवीर सेना का लीडर था ब्रह्मेश्वर मुखिया। सुनील पांडे कमांडर बना तो
तो एक भूमिहार की हत्या को लेकर मुखिया के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच अदावत की जंग होने लगी। पुलिस लगातार सुनील पांडे की तलाश में थी, लेकिन वो फरार चल रहा था और अचानक साल 2000 के चुनाव में पांडे समाज समता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गया। रोहतास के पीरो विधानसभा सीट पर उसने आरजेडी के कैंडिडेट काशीनाथ को मात दी और पहुंच गया विधानसभा के भीतर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और बाहर बिहार पुलिस इंतजार में खड़ी थी। सालों से फरार चल रहा सुनील पांडे विधायकी की शपथ लेकर जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर मध्य बिहार में दलितों का नरसंहार करने का आरोप था। सुनील पांडे को आरा जेल भेज दिया गया। हालांकि माना जाता है कि साल 2000 में नीतीश की सरकार बनाने के लिए बिहार के बाहुबलियों की फील्डिंग सुनील पांडे ने ही की थी। हालांकि नीतीश की सरकार 7 दिनों में ही गिर गई और विश्वास मत हारने के बाद राबड़ी देवी की सरकार फिर से बिहार में आ गई थी। सुनील पांडे जेल पहुंच चुका था, लेकिन साल 2001 में जो तस्वीरें आई, करीब 50 मामलों का इल्जाम इस शख्स पर था। लेकिन तकनीकी तौर पर जेल में कैद सुनील पांडे पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में भी अय्याशी कर रहा था और इसकी दबंगई में कोई कमी नहीं थी। सुनील पांडे के पास मोबाइल फोन था और जब उससे पूछा गया कि मोबाइल फोन कहां से आया, तो उसका साफ जवाब था कि जब लालू प्रसाद यादव को फोन मिल सकता है तो बाकी कैदियों को क्यों नहीं, और यह व्यवस्था की कमी है कि कैदियों के पास मोबाइल फोन है। इतना ही नहीं, कैदी वार्ड में रहते हुए और पुलिस वालों की मौजूदगी में सुनील के साथी के पास हथियार भी मौजूद रहता था। जब सुनील पांडे की इच्छा होती थी, वह निकलकर घर चला जाता था ताकि घर का खाना खा सके। साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए और फरवरी और नवंबर दोनों बार जेडीयू के टिकट पर सुनील पांडे ने जीत दर्ज करते हुए मध्यावधि चुनावों के बाद अपनी ताकत दिखाते हुए उसने बिहार के बाहुबलियों को साथ लाकर नीतीश के सामने अपनी पावर एक बार फिर पेश की। राजनीतिक मजबूरी कहें या फिर कुछ और, नीतीश को साल 2010 के चुनाव में सुनील को टिकट देना पड़ा और बाहुबली सुनील पांडे ने तरारी विधानसभा सीट पर करीब 1,40,000 वोटों से जीत दर्ज की। जिस सुनील पांडे पर कभी 50 से ज्यादा संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज थे, वो धीरे धीरे मुकदमों में बरी होता चला गया। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में जब जेडीयू को महज 2 सीटें मिली, तो 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और रामविलास पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली। 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में धमाका हुआ और आरोप लगा कि सुनील पांडे के कहने पर धमाके को मानव बम के जरिए अंजाम दिया गया ताकि 2 मुजरिमों को भगाया जा सके। सुनील पांडे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये वो बाहुबली है जिसकी आधी जिंदगी या तो फरारी में बीती है या फिर पुलिस कस्टडी या जेल में, और जब जब ये बाहर आया तब सियासत में हलचल पैदा करने की कोशिश की। सुनील पांडे ने साल 2020 के चुनाव में भी एलजेपी से काफी उम्मीद रखी थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने ना तो सुनील को और ना ही उनकी पत्नी को टिकट दिया। हालांकि सुनील एलजेपी का तमगा लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो तरारी सीट से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े थे। 5वां नाम है राजन तिवारी का। 90 के दशक के कुख्यात बदमाश श्री प्रकाश शुक्ला के संगत में आकर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाने वाला राजन तिवारी पूर्वांचल और बिहार में दहशत पर्याय रहा है। गोरखपुर व आसपास के जिलों से लेकर बिहार तक इसके नाम की दहशत है। शिकंजा कसने पर वह बिहार चला गया। पिछले 2 दशक से पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिले के गोविंदगंज में रहता है और यहीं से विधायक भी चुना गया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव के रहने वाले राजन तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा भी इसी जिले में हुई। युवा अवस्था में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 90 के दशक के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधों में सामने आया। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़े मामलों में भी राजन तिवारी शामिल रहे, जिससे उनकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम आया था। इस घटना में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस आपराधिक कृत्य की वजह से राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन चुका था। यही वो वक्त था जब राजन तिवारी ने बिहार का रुख किया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। हालांकि वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले के मामले में राजन तिवारी 2014 में बरी हो चुके हैं। राजन तिवारी बहुचर्चित माकपा विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी रह चुका है। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। राजन तिवारी 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए। वह पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा राजन तिवारी 2004 में लोकसभा पहुंचने के लिए भी भाग्य आजमा चुके हैं। छठा और अंतिम नाम है राजबल्लभ यादव का।
बात 6 फरवरी 2016 की है। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की बिहार शरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा और उसकी मां उसके कमरे पर गई। दोनों ने लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा। लड़की ने भी हामी भर दी। लड़की को लेकर सुलेखा और उसकी मां नवादा के विधायक राजबल्लभ के मकान पहुंची। वहां राजबल्लभ ने लड़की के साथ रेप किया। 7 फरवरी को सुलेखा ने लड़की को उसके घर बिहार शरीफ छोड़ा। उसे 30,000 रुपये दिए और मुंह बंद करने की धमकी दी, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। 9 फरवरी को उसने बिहार शरीफ के एक थाने में FIR दर्ज करा दी। 10 फरवरी को पुलिस लड़की को लेकर नवादा स्थित राजबल्लभ के घर पहुंची। इसके बाद बच्ची को राजबल्लभ की फोटो दिखाई। लड़की ने फोटो देखकर राजबल्लभ को पहचान लिया। शिनाख्त के बाद DIG ने राजबल्लभ को गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। अगले दिन फॉरेंसिक टीम नवादा वाले घर पहुंची और जांच की। 15 फरवरी को राजद ने राजबल्लभ को पार्टी से हटा दिया। इसी दिन पुलिस ने सुलेखा के पति अरुण को गिरफ्तार किया। 15 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया। 19 फरवरी को सुलेखा के दामाद संदीप को गिरफ्तार किया। 25 फरवरी को सुलेखा समेत 4 लोग पकड़ लिए गए। 28 फरवरी को राजबल्लभ के पटना और नवादा के घर को सील कर दिया गया। राजबल्लभ अब भी फरार थे। 23 दिन तक फरार रहने के बाद 10 मार्च को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 15 सितंबर 2016 को कोर्ट में गवाही शुरू हुई। पटना हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को राजबल्लभ को जमानत दे दी। जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से राजबल्लभ की जमानत खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और MP MLA कोर्ट बनने के बाद सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए। 2 साल बाद दिसंबर 2018 को कोर्ट ने राजबल्लभ समेत छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन, राधा देवी और तुलसी देवी को दोषी करार दिया। राजबल्लभ को उम्र कैद की सजा मिली। राजबल्लभ बिहार के एक ऐसे पहले विधायक हैं जिन्हें पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 2020 में चुनाव के लिए राजद ने इनकी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया। जुलाई 2017 में राजबल्लभ जेल में बंद थे। उस वक्त DSP मृदुला सिन्हा उनकी निगरानी में तैनात थी। इस दौरान राजबल्लभ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद मृदुला सिन्हा ने SSP से शिकायत की और सुरक्षा की मांग की थी। मृदुला सिन्हा का कहना था कि नवादा में विधायक राजबल्लभ की पेशी के दौरान मेरी हत्या हो सकती है। लेकिन साल 2016 राजबल्लभ यादव की राजनीतिक करियर का शायद सबसे बुरा साल साबित हुआ। इसी साल 9 फरवरी को 15 साल की एक लड़की ने राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लड़की ने बताया कि सुलेखा नाम की एक महिला जन्मदिन की पार्टी में ले जाने का बहाना बनाकर उसे राजबल्लभ के घर ले गई थी और वहां दबंग राजबल्लभ ने रात भर जबरन गंदी फिल्में दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हंगामा मचने के बाद राजद ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया। इधर रेप के इस मामले में राजबल्लभ को अदालत ने दोषी करार दे दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। यहां आपको बता दें कि राजबल्लभ बिहार के एक पहले विधायक हैं जिन्हें पद पर रहते हुए दोषी करार दिया गया है। तो इस बार भी राजबल्लभ यादव को उम्मीद थी कि राजद उन्हें टिकट देगी या उनकी पत्नी को टिकट देगी, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया। तो राजबल्लभ यादव के भाई संजय यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं नवादा से। अब देखिए क्या होता है। ये थे वो बाहुबली जिनकी दाल इस चुनाव में नहीं गली, जिन्हें किसी भी पार्टी ने नहीं पूछा। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।